लोकसभा चुनाव की सियासी गर्मी अब पूरी तरीके से शांत नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो ये सियासी गर्मी एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। वजह है आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाले 4 से 5 महीने में कभी भी हो सकते हैं। एक बार फिर से राज्य में सियासत जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ राजनीतिक दांवपेच देखने को मिल रहा है। हम जनता का मूड जानने के लिए पहुंचे हैं मुंबई से सटे मीरा भाईंदर शहर में। अगर बात करें मीरा भाईंदर की, तो शिवाजी महाराज की ये प्रतिमा इस शहर के पहचान के रूप में भी है, जो शहर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी बिना शिवाजी महाराज के नाम लिए अधूरी है। पीएम हो या फिर राज्य का कोई भी कद्दावर नेता बिना शिवाजी महाराज के वंदना किए अपने भाषण की शुरुआत नहीं करता। मीरा भाईंदर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में, जो कि ये शहर ठीक मुंबई से सटा हुआ है, तो पिछले कुछ सालों में बड़ा तेजी से विकास हुआ है। मेट्रो की लाइन को आप देख सकते हैं कि मेट्रो की लाइन का भी यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। लेकिन जनता से समझते हैं कि वाकई में शहर में सही से विकास हुआ है या और भी विकास किया जाना है। सर, मीरा भाईंदर की बात करें तो मुंबई से सटा हुआ शहर है, विकास कितना हुआ है इस शहर में, क्या कहेंगे? सर, मीरा भाईंदर में बहुत विकास हुआ है। पिछले 5 सालों के अंदर तो इतना विकास हुआ है कि आप देखेंगे तो मेट्रो से लेके, पानी से लेके, सीमेंट रोड से लेके और सारे यहाँ पर ऑफिस आयुक्तालय से लेके सारे विकास मीरा भाईंदर के अंदर, और सबसे ज्यादा ग्रोइंग सिटी है। कहा जाता है कि मीरा भाईंदर के नेता भ्रष्टाचार भी ज्यादा करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ऐसा तो अच्छा, भाईंदर सबसे बेस्ट है रहने के, सबसे अच्छा सिटी है। अगर राजनीति की बात करें तो मीरा भाईंदर बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो रिपोर्ट जो है महाराष्ट्र में बीजेपी की अच्छी नहीं रही है। वजह क्या मानते हैं आप? वजह तो क्या है, वो जातिवाद हो गया। वो लोग अभी जो हिंदू लोग भी है उनको वोट दिया अब की बार, वो जातिवाद के हिसाब से यूपी में और राजस्थान में और महाराष्ट्र में 3 जगह हुआ है। काम तो देखो मोदी जी ने बहुत किया है और दिखता है काम। मैं भी घुमा हर जगह, जीते देखो रोड का कोई काम। बीजेपी की लीड यहाँ से कम हुई है इस शहर से, क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, किंतु थोड़ा रिपोर्ट तो यही है, जहाँ पे पिछले बार बीजेपी की लीड जो 1 लाख के ऊपर थी, इस बार जो लीड घटकर 50,000 हुई है। तो क्या लोगों का जो मुद्दा है, जो कहते हैं मीरा भाईंदर का विकास का मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार, विकास के मुद्दे पे भ्रष्टाचार हावी है? भ्रष्टाचार तो नहीं है। ये विकास जो पहले से जो 2-3 सालों में जो विकास हुआ है मीरा भाईंदर में, वो काफी हुआ है। विकास अगर हुआ है तो वोट जो है बीजेपी को गए क्यों नहीं है? कुछ लोग बाहर जाने के, समर वेकेशन की छुट्टी होने के कारण 2 लोग बाहर गए, इसलिए वोट नहीं गिर पाए होंगे। 48 में से मात्र जो अगर महायुति की बात करें तो 18 सीट पे सिमटी हुई है। मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरे राज्य की, राज्य की जनता भी आप मुद्दे रहते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले बार जो वोटिंग परसेंटेज, इस बार 2-3% का ही फर्क हुआ। महाविकास आघाड़ी महायुति पर पूरी तरीके से हावी रही है। लोकसभा चुनाव में करीब 28 से 29 सीट आई है, तो उद्धव ठाकरे फैक्टर जो है या फिर शरद पवार फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है इस चुनाव में। तो इस तरह की बातें, जो जातिवाद वगैरह जो भी कुछ हुआ, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ महाराष्ट्र के अंदर, मुझे लगता है कि आगे विधानसभा चुनाव के लिए जो खतरे की घंटी थी जो बजी, उसको आगे सुधार लिया जाएगा। मतलब मोदी फैक्टर तो चला नहीं महाराष्ट्र में। यही तो संदेश मोदी जी को गया है, यही तो संदेश मोदी जी को गया कि जो हमने यहाँ महाराष्ट्र में किया है, कि जो भ्रष्टाचारी को हमने शामिल किया है, वो हमको नहीं करना चाहिए था, और कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। लगता है इस बार सीख लेगी बीजेपी कुछ? इस बार कोई सीख लेगी बीजेपी इससे? सीख लेगी। नहीं सीख लेगी तो नहीं आएगी, सीख लेगी तो आएगी। अच्छा, शरद पवार महिला भी हमारे साथ यहाँ पर है। यहाँ की जो विधायक है गीता जिन जी, वो यहाँ पर रही हुई है। लेकिन इस बार मीरा भाईंदर में हम देख रहे हैं, या फिर पूरे शहर में देख रहे हैं, मीरा भाईंदर की नहीं बात करते, पूरे अगर विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपसी खींचातान ज्यादा थी। तो क्या मोदी जी का विकास हो या फिर महिला की जो सुरक्षा हो, वो कहीं ना कहीं महिलाओं में कम दिखाई दे रही है? क्या सोचते हैं आप? कम ही है। अपना एटीट्यूड जब तक दिखाते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने अपना एटीट्यूड दिखाया, इसके लिए पीछे रह गए घर। यही रहा है, वही है, सबका यही रहा है, सबका यही है। महंगाई को क्या मुद्दा मानती है? भले पॉलिटिक्स से रात चौगनी बढ़ रही है करके, दिन दोगुनी रात चौगनी बढ़ रही है करके, उसके पीछे कोई सरकार सुनती ही नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं करके। महंगाई कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन महंगाई कंट्रोल हुई नहीं है। तो करना चाहिए महंगाई कंट्रोल, तो गरीब आदमी का भी गुजारा अच्छे से होएगा। सरकार की नीति विफल रही है इस बारे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सरकार कहती है कि महंगाई कंट्रोल में है, देश में विकास हो रहा है, 5 इकोनॉमी को लक्ष्य है सरकार का। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें
तो क्या सरकारी दावे से आप कहीं ना कहीं सहमत है? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। क्यों सहमत नहीं है? अब मिडिल क्लास वालों के लिए क्या, हम खाली टैक्स भरते रहे। हमारे बच्चों को भी फैसिलिटी नहीं है। फ्री बीस की जो राजनीति चली है कि सब कुछ फ्री, राशन फ्री, हाँ तो हाँ उसको कुछ नहीं है, गरीबों को जिसको चाहिए उसको तो मिलता ही नहीं है, बाकी ऊपर वाले ही खा लेते हैं। हमारे से मिडिल क्लास वाले की अभी जैसे हमारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में भी उनको रिजल्ट, उनका 99% आने के बाद में भी उनको रिजल्ट एडमिशन नहीं मिलता, फिर भी डोनेशन देना पड़ता है। लोगों में एक सिंपैथी है उद्धव ठाकरे के प्रति? नहीं ऐसा नहीं है, कोई सिंपत्ति वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ कमियां थी है, वो कमियां विधानसभा जो इलेक्शन आएगा उसके अंदर वो चीज़ सुधार लिया जाएगा। तकलीफ तो यहाँ पे है, जैसे पानी का समस्या है महाराष्ट्र के अंदर, और समस्या है। काफ़ी टाइम से पानी के लिए बोला जाता है जहाँ सब हो जाएगा। लोग एक परेशान है, वो परेशानी जताने के लिए ये चीज़ हुआ है। चलिए, ये गीतानगर के लोग थे, आगे और भी जगह चलते हैं, उनके लोगों से जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या है, उनका मूड क्या है, राजनीति के बारे में, उनके लोकल मुद्दों के बारे में, उनके विकास के मुद्दे के बारे में आखिरकार उनकी समझ क्या है, क्या सरकार से चाहते हैं और क्या और कुछ बेहतर होने की गुंजाइश है। मंदिर के बाद हम पहुंचे हैं समंदर किनारे। मुंबई की बात करें तो मुंबई समंदर से सटा हुआ शहर है। ना सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के पास जो शहर है वहां पे भी आपको सी लाइन देखने को मिलेगी। ये एक ऐसे ही समंदर किनारा है मीरा भाईंदर का, इसे जैसल पार्क भी कहा जाता है। और खास करके यहाँ की जो महानगर पालिका है साफ सुथरे पे ज़्यादा ध्यान देती है। देखिए परिसर को आप देखिए कितना हरा भरा और साफ सुथरा है। और यहाँ पर हमें कुछ लोग भी मिल गए हैं। ये बताइए कि इन दिनों युवाओं के मुद्दे काफ़ी जोरों शोरों पर है। हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वहाँ पे भी युवाओं के मुद्दे काफ़ी जोरों शोरों थे और इतनी बड़ी तादाद में युवा सांसदों को लोगों ने, जनता ने चुन के संसद में भेजा। तो युवा के तौर पे आप क्या सोचते हो, खास करके अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो मुद्दे क्या है युवाओं के? आजकल पेपर लीक हो जा रहा है, इन सब चीजों की जांच हो और युवा को एक युवा नेतृत्व मिले जो हमारे पेपर लीक तो अभी हुआ, लेकिन अगर मैं रोजगार की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, उसको लेकर क्या सरकार के कामकाज से खुश है या फिर और कुछ बेहतर इसमें करना है? देखिए, रोजगार मिला है लोगों को, ऐसा नहीं कह सकते लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन इसमें बेहतर की भी उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि युवा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, सब कर रहा है, तो उनको रोजगार भी मिले। इस सब मुद्दे हैं शहर के। और विकास के तौर, विकास का जो काम, विकास के मुद्दे पे जो इलेक्शन लड़े, विकास के लिए जो बात करे, एक सुशिक्षित बेदागदार चेहरा, ऐसे शहर को जरूरत है ऐसे चेहरे की। अच्छा, आपने पेपर लीक का मामला भी कहा। पेपर लीक इन दिनों हम देख रहे हैं कि बच्चे सारे सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक को लेकर चौंकाने वाली बातें सामने आ रही। किस तरीके से इस पेपर लीक होने वाले पूरे हिसाब से घटनाक्रम को दिखते हैं? मैं इस घटनाक्रम को इस तरीके से दिखता हूं कि अगर एक जो ईमानदारी से पढ़ाई करके वो एग्जाम सेंटर तक जाता है, ईमानदारी से एग्जाम देता है, उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया और वो फिर से एग्जाम होगा, तो उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरेगी आप ही सोचिए। तो ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ऐसी हमारी मांग है, ऐसी युवाओं की सोच है और ऐसा होगा, ऐसा हमें आशा करते हैं सरकार से। मुंबई को कहा जाता है कि इंटरनेशनल सिटी है, विकास, बड़ी बड़ी इमारतें हम देख रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में शहर फिसड्डी होते जा रहा है। देख रहे हैं कि बाकी जो छोटे शहर है वो भी आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, आईटी हब बन रहे हैं। जी, अपने अपने वो तो शहर की अपनी अपनी थोड़ा क्षमता रहती है, तो ओवल है ज़्यादा जो शहर में ज़्यादा हो जाता है उस हिसाब से अपनी कोशिश में तो कर ही रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शशिकांत तिवारी है। तिवारी जी, ये बताइए कि यूपी से हो आप? हाँ, यूपी से। इस बार उत्तर प्रदेश में जो हुआ, महाराष्ट्र में भी कुछ उसी तरीके से हुआ, उत्तर भारतीय ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, क्या लगता है? उत्तर भारतीय दिए थे, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं पर जो है इन लोगों का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, समझे ना, कि ये जो बोलते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर किए ही नहीं, इसके कारण जो है पहला हुआ जो है। इस राज्य में बीजेपी को क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? बुराई तो मुझे फिलहाल तो दिख नहीं रही है। आप ये आपने सवाल किया कि बुराई, देखो अच्छाई तो उन्होंने बहुत सारे किए, इतने सारे उद्योग किए, इतने सारे योजनाएं लाई है, जोड़ तोड़ की राजनीति भी की है। हमेशा विरोधी कह रहे हैं कि जो सरकारी एजेंसी है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, ये किसने कहा सरकारी? ये तो अपक्ष वाले कह रहे हैं ना सर।
जिसपे जो अभी मैंने गुनाह किया है, ठीक है, तो मुझ पे इंक्वायरी तो होगी ना सर। अगर अगर मैं गुनाह करूँ, अगर मेरे पे इंक्वायरी भी नहीं होगी तो ये तो गलत है। तो विपक्ष तो वही बोलेंगे, गुनाह करेंगे फिर बाद में बोलेंगे अरे मुझ पे इंक्वायरी हो रही है, मुझ पे। प्रताप सरनाइक, भावना गवली, यशवंत जाधव, इनको आप क्या मानते हो? ऐसे कुछ नाम है जिसपे पहले इंक्वायरी गठित हुई थी, लेकिन शायद बाद में पाला बदलने के बाद इंक्वायरी जो है ठंडे बस्ते में चलेगी, इस पे क्या कहेंगे? ये कैसा है, ये हमारे जो सरकार है वो उन पे जांच कर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। जांच होने के बाद उनको क्लीन चिट मिलने के बाद ही वो बाहर है। क्लीन चिट अभी तक नहीं मिली, लेकिन लगता है कि जो वॉशिंग मशीन जो कहा जाता है बार बार कि आप पहले इंक्वायरी उन पे लगाइए, उन पे आईटी की रेड होती है, ईडी की रेड होती है, लेकिन बाद में जब वही लोग बीजेपी या उनके जो समर्थक पार्टी है, उनके साथी जो पार्टी है उनको समर्थन है, तो पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, उनके खिलाफ जो भी मांगे उठती कार्रवाई बंद हो जाती है। ये तो मतलब कहीं ना कहीं दोगला रवैया नहीं हुआ? सर कैसे है कि सरकारें पहले भी बनी है, पहले भी इंक्वायरियां हुई है, चाहे वो किसी का भी टाइम ले लीजिए, कांग्रेस का टाइम ले लीजिए, इंदिरा गांधी के टाइम ले लीजिए, सबके टाइम पे ऐसे हुए हैं कारनामे। ऐसा नहीं है बीजेपी की टाइम पे कुछ नया हो रहा है, पहले भी हुई है, पहले भी इंक्वायरियां हुई, पहले भी बंद हुई। तो वही बात है कि आज गद्दी पर जो बैठा है वो अपने हिसाब से देश चलाएगा। तो और भी हम लोगों से बात करते हैं। राज्य के मुद्दे खास करके इस बार जो विधानसभा चुनाव हो गए, एक बीजेपी एक कांग्रेस होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे मिला 2 राष्ट्रवादी और 2 शिवसेना। इस शहर की बात करें, मीरा भाईंदर शहर की भी, तो वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से खींचतान देखने को मिल रही है। एक आम आदमी के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए क्या होता है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो एनडीए हो और चाहे इंडिया हो, तो अगर जिसे कि कहीं न कहीं आपस में भी लोगों का, मीरा भाईंदर शहर का जो कैलकुलेशन है, जो मीरा भाईंदर की एक जो आपस, जैसे आज शिंदे गुट है या बीजेपी गुट है, वो चाहेंगे हम यहाँ पर उम्मीदवार खड़ा करें, वो चाहेंगे हम, अब देखिए ऊपर वाले हैं क्या सामान्य बनाते हैं, वो तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये है कि अब लगभग यहाँ पर कोई युवा साफ सुथरा छवि जो इस शहर का एक विकास करे, किसी में कोई दाग नहीं लगे। बहुत से लोग यहाँ पर आए लेकिन जमीनी हकीकत कुछ उतना काम नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ की सड़कों की हालत को लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन सड़कें अभी भी गड्ढे से भरी हुई है। सड़कें बन रही है, बढ़िया है। आप चाहे कनकिया में जाइए, चाहे हमारे जेसल पार्क में जहाँ पर आप यहाँ पर हैं, आप जेसल पार्क में जाइए, चाहे आप मीरा रोड के अंदर जाइए, चाहे आप वेस्ट में जाइए, कहीं भी जाइएगा आपको कंकड़ी सड़कें जो है ज़्यादातर बनती जा रही हैं, जो कि काफ़ी वो मजबूत होती हैं और टिकाऊ होती हैं। बार आपको गड्ढे कहीं नहीं दिखाई देते, या सिर्फ सड़क की जो खस्ता देती मीरा रोड में? जो गड्ढे आप देख रहे हैं वो कंक्रीट रोड का काम चालू है सर। शायद आपको ऐसा लग रहा है खड्डे नहीं है, वो बकायदा उसको उतना इंच डीप करके तब वो खड्डे बन रहे हैं। आरसीसी गड्ढे मुक्त शहर होने वाला है मीरा भाईंदर इस 6-8 महीने बाद। आप देखेंगे ये सब डेवलपमेंट चालू है, कोई खड्डे नहीं है। आप खड्डे डांबर रोड पे देख सकते हैं, सीमेंट रोड जो खड्डे हुए हैं वो वापस सीमेंट रोड बनने के लिए हुए। अच्छा, आपने कभी सरकारी रिपोर्ट देखी है गड्ढों को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्या कहती है क्या नहीं कहती है? अगर मुंबई की भी सड़कों की बात करें तो एक गड्ढे को भरने के पीछे 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन वहां पर अगर प्रत्यक्ष रूप से जाए तो गड्ढे वैसे के वैसे ही है, लोग परेशान हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे कि जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश की बागडोर संभाले और यहाँ पर जब से मतलब कि ये एनडीए सरकार आई, तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट से नितिन गडकरी जी ने जो एक प्रावधान लाया है, जो बड़े बड़े जो आज ब्रिज बन रहे हैं या जो बन रहे हैं, उसमें जो भी टेंडर लेकर के जो भी उसके ठेकेदार होते हैं जो उसका काम करते हैं सड़कों का, वहां पर अगर सड़क एक बार बनाए दोबारा अगर टूटी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको फिर बना के देना पड़ेगा। कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है आपके नजर में? अब तक कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हो ही है, ऐसी बात नहीं है। कार्रवाई निश्चित होती है जब ऐसे कोई दुर्घटनाएं घटेंगी, ऐसे गड्ढे दिखेंगे या सड़क टूटेंगे। अभी तो जब से अभी कार्य चालू है। महाराष्ट्र में मोदी फैक्टर चला, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां पे मोदी जी ने ये सभाएं की है वहां पे फिसड्डी नजर आई है महायुति। महाराष्ट्र में दिक्कत ये हो गया ना कि गठबंधन पार्टी के कारण दिक्कत आ गई यहाँ पे। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने शिवसेना से हाथ मिलाया, बीजेपी को अकेले जाना चाहिए था यहाँ पे, वो गलती हो गई बीजेपी से। तो यह गलती अभी जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव है, लगता है कि गलती को दुरुस्त करेगी पार्टी ने? कुछ सबक लिया है? वो करेगी, वो तो सही करना होगा इनको, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी। यूपी में जैसे खो चुके हैं बहुत सारे, तो उनको अपना पॉलिसी चेंज करना होगा थोड़ा सा। अजित पवार को लेकर क्या कहेगी? क्योंकि अजित पवार को लेकर आरएसएस ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके ऊपर मुझे नहीं कुछ पता है। ठीक है, तो ये और भी लोग थे जिन्होंने अपने विचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से कुछ लोग सहमत हो सकते हैं तो कुछ नहीं भी, लेकिन एक बात तो सही है कि प्रधानमंत्री ने चाय को जरूर एक ब्रांड बना दिया है।
मीरा रोड के गलियों में यहाँ पे चाय की दुकान पे हमें कुछ लोग मिल गए, उनसे बात करते हैं। चाय एक ब्रांड बन चुकी है, यहाँ तक कि चाय की टपरी वाले बिल गेट्स के साथ फोटो खिंचा रहे। क्या कहेंगे, देश विकास कर रहा है? देश ने विकास बहुत किया है पिछले 10 सालों में, और अभी जो मौका मिला है उसमें भी बहुत विकास करेगा देश, क्योंकि मोदी जी की जो पॉलिसीज रही है पिछले समय में वो बहुत प्रोग्रेसिव रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर रही कि इस चुनाव में आखिरी के कुछ समय में, जबकि इलेक्शन का समय आ रहा था, उसके पहले विपक्ष ने कुछ कमजोरियां जो हैं वो मोदी जी के प्रचार में जो आई सामने, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि जो 400 का जो उन्होंने नारा दिया उसको विपक्ष ने पकड़ लिया। इतने सीजन पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी वो विपक्ष की इन कमजोरियों को नहीं समझ पाए। उनको समझना चाहिए था, इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर उन लोगों का रहा कि विपक्ष किस तरीके की ये नीति को अपना रहा है, इसके पीछे जरूर कोई कारण है, तो उन्होंने नहीं पकड़ा। महाराष्ट्र में फेलियर का किसे आप क्या कहेंगे? मोदी फेल हुए, शरद पवार पास हुए। महाराष्ट्र में देखिए, जो उद्धव ठाकरे जी और जो लोगों का जो शरद पवार जी का, इन सभी लोगों का जो दल एकजुट हुआ था, तो उससे मोदी जी को जरूर उसमें हानि हुई है। और उन कमियों को अगर सुधार लिया जाए तो निश्चित रूप से एक फिर से बुलंदी की सीमा पर आकर के मोदी जी अपना परचम लहरा सकते हैं। लहरा सकते हो अलग बात है, लेकिन बात तो यही है ना कि चुनाव के परिणामों में शरद पवार ने दिखा दिया है कि मोदी जी जहां जहां गए प्रचार के लिए, शरद पवार तो खुल के अभी सामने कह भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला जो रोड शो किया मुंबई के घाटकोपर में, वो सीट भी हार गए, वो सीट भी शिवसेना को चली गई। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी का जो प्रचार था महाराष्ट्र में, लोकप्रियता कहीं ना कहीं गिरी, और शरद पवार ने अपने आप को प्रूफ किया है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इसमें। सिर्फ अपोजिशन का जो गलत प्रचार किया गया था कि इनके 400 सीट आ जाएंगे तो ये संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की जो शिवसेना है वो हम लोगों को तक पहुंचा नहीं पाए कि भाई ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। प्रचार भले गलत कर, लेकिन रणनीति तो गलत पड़ गई ना। क्या कहेंगे, रणनीति तो गलत पड़ गई। रणनीति तो निश्चित रूप से गलत पड़ी है। शरद पवार ने पटकनी दे दी नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र के चुनाव में। देखिए, ऐसा कहना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि उन्होंने पटकनी दे दी। मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जहाँ सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, तकरीबन 35 सीटों का लॉस हुआ है। वहाँ पे भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उनका बार बार कहना था कि कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन था उसको लेकर उनकी सहमति नहीं दी गई, और कहीं ना कहीं उसकी हानि देखने को मिली। और आप देखिए कि अयोध्या की सीट जो है भाजपा हार गई। सहानुभूति एक जो शब्द है वो देखने को काफ़ी कुछ मिला पूरे चुनाव में, चाहे वो उद्धव ठाकरे के साथ रहा हो या शरद पवार के साथ रहा हो। लेकिन ये स्थिति आपको विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब बीजेपी जो है इससे कहीं ना कहीं कुछ सीख हासिल करेगी। सहानुभूति मिलेगी, जो सहानुभूति देखने मिली लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के प्रति, शरद पवार। यहाँ पे जो है अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, सहानुभूति नहीं मिलेगी। अभी तो जो अच्छा काम करेगा वही सक्सेस होगा। ऐसे बहुत सारे प्रदेश रहे हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपीज चुन करके आए और उसके बाद में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट में उनके विधायक आ गए और मुख्यमंत्री दूसरे किसी का बना। तो इसको हम इस बात से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस समय अगर मोदी जी की सीट महाराष्ट्र में कम हो गई है तो अब विधायकों के इलेक्शन में जो है इनकी जो है हार हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आने वाला जो इलेक्शन है इसका पूर्ण रूप से सुधार करके बीजेपी अपने हिस्से का अपना मत ले लेगी। आखिरी चीज, जैसे कि कहा जाता है कि शरद पवार के बारे में बार बार हम कह रहे हैं कि 10 में से 8 प्रूफ किए, और अभी से शरद पवार काम पे लग चुके हैं, और दोनों ही महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, उन्होंने 180 का टारगेट सेट कर दिया है। तो ये वाकई में एक ओवर कॉन्फिडेंस झलका रहा है? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल बता रहा है, क्योंकि जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था पहले, जरूरी नहीं है कि उसको कंटिन्यू करे। वो हो सकता है अपने अंदर ऐसा बदलाव लेकर के आए जिससे हो सकता है ये चारों का निश्चित पड़ जाए। तो ऐसी संभावना है कि जो भी शरद पवार कहते हैं कि 100 सीट का उन्होंने टारगेट रखा है, तो कभी उनको प्राप्त ना हो पाएगा। जी बिल्कुल, लोगों की अपने राय देखी। मेरा भाईंदर शहर के लोग थे। हालांकि ये सीट जो है बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इस बार ग्राफ जो है बीजेपी का यहाँ से गिरा हुआ है। राजनीतिक पार्टी तो तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुकी है विधानसभा चुनाव के लिए, और लोगों ने भी अपना माइंडसेट बना लिया है। देखना होगा क्या लोकसभा के चुनाव के परिणाम को महाविकास आघाड़ी रिपीट करती है या फिर कुछ बदलाव होता है उसमें। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मेरा भाईंदर शहर।